Hello students, here our next lecture of class 8th subject science chapter 4. Our chapter 4 is materials, metal and non-metal. तो materials means क्या होता है? पदार्थ, ठीक है. Metal means धातु and non-metal means अधातु. पदार्थ, धातु और अधातु, हमने इनके बारे में पढ़ना है. मीन्स कि मेटल एंड नॉन मेटल ये आप लास्ट क्लासेस में भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको दिया गया होगा. एसिड के बारे में, बेस के बारे में, मेटल के बारे में, नॉन मेटल के बारे में थोड़ा बहुत आप पढ़ के आ चुके हैं लास्ट क्लासेस में. तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है आई गेस कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं. उसके बाद आपको पता होगा और हम थोड़ा सा आगे डिटेल में जानेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे. मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, हम इस सेक्शन में या इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. यू आर फैमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटीरियल्स. अब देखिए, आपको पता है, आपने भले ही देखे ना हो लेकिन आपने सुने जरूर होंगे ये सारी चीज़ें और देखी भी होंगी. अगर सपोज आपने नहीं देखा है तो आई एम श्योर कि आप लोगों को पता है. आपने आयरन का नेम तो सुना ही है ना, लोहा तो आपने सुना ही है नेम, है ना. ऐसे एल्यूमिनियम भी आपने सुना है, कॉपर भी सुना है. तो आप फैमिलियर हैं, बहुत सारे मटीरियल्स है, आपको पता है कि बहुत सारे मटीरियल्स हैं. लेकिन इट मे बी पॉसिबल कि आपको ये नहीं पता है कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, बट आई गेस कि आपको ये नेम तो पता ही है, ठीक है. तो यू आर फेमिलियर विथ अ नंबर ऑफ मटीरियल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. ओके, तो आप बहुत सारे मटेरियल से आप फैमिलियर हो. आयरन जिसे कि लोहा भी कहा जाता है, आयरन है, एल्यूमिनियम है और कॉपर है, और बहुत सारे अदर मटेरियल्स हैं. सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1. तो देखिए, टेबल 4.1 में हमें दिया हुआ है अलग अलग मटेरियल्स, आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम, कॉपर, और जितने भी आपको नोन हैं आप उन्हें फिल कर सकते हैं. तो देखिए, इसमें आपको फिल क्या करना है ना, अपीयरेंस एंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल. मीन्स कि कैसे दिखाई देता है अपीयरेंस में, शाइनी है या डल है, हार्डनेस में बहुत हार्ड है या बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो आपने फिल करना है. तो ये हम लास्ट में फिल करेंगे, जब हम चैप्टर पढ़ लेंगे ना, जब हमें पता चल जाएगा कि आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, कोल क्या होता है, सल्फर क्या होता है. आई गेस कि आप लोग अभी भी फील से कर सकते हो. आपने आयरन, लोहा देखा है, आपने कोल मीन्स कोयला आपने देखा है, सल्फर के बारे में आप फैमिलियर हो, एल्यूमिनियम के बारे में आप फैमिलियर हो, कॉपर के बारे में आप फैमिलियर हो. तो आई होप कि अभी भी बिना पढ़े भी आप इसे फिल कर सकते हो. आई नो, बट हम जब पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो उसके बाद टेबल फिलिंग करेंगे. ओके, तो चलिए आगे देखते हैं. कैन यू नेम द मटीरियल्स विच आर मेटल. क्या आप ऐसे मटीरियल्स के नेम बता सकते हैं जो कि मेटल हैं, जिन्हें आप मेटल कहते हैं या जिसे हम लोग मेटल कहते हैं. तो द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल्स. तो बोल रहे हैं कि द रेस्ट ऑफ मटीरियल इन टेबल 4.1 आर नॉन मेटल. तो कुछ ऐसे हैं इसमें जो बचे हुए जो हैं 4.1 में, वो नॉन मेटल्स हैं. इसमें मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. तो मेटल्स को हम नॉन मेटल से अलग कैसे कर सकते, कैसे अलग करते हैं या कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बताते हैं कि ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे. उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो जब किसी से रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट देते हैं, इस बेसिस पे मेटल की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है. तो मेटल जिससे रिएक्ट करता है, हो सकता है नॉन मेटल उससे रिएक्ट ना करता हो. अगर मेटल को आप शाइनी बोल रहे हैं, चमकदार बोल रहे हैं, तो हो सकता है नॉन मेटल डल हो. तो कुछ भी अलग अलग प्रॉपर्टीज, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टी की वजह से हम एक ग्रुप में किसे रखते हैं. बेटा आपने पढ़ा है, ग्रुपिंग आपने पढ़ी है, तो एक ग्रुप में किसे रखते हैं हम, एक ग्रुप में उन्हीं मटीरियल्स को, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को, उन्हीं सब्सटेंसेस को रखते हैं जो कि सिमिलैरिटी शो करते हैं, है ना. एक जैसी सिमिलैरिटी शो करते हैं तो उसको एक ग्रुप में रख दिया, सिमिलैरिटी वो होंगे, सिमिलर अगर हैं. और ऐसे ही दूसरा ग्रुप, दूसरे ग्रुप में भी उनको रखेंगे जो कि उससे तो डिसिमिलर है पहले ग्रुप से, लेकिन एक दो टाइप के सब्सटेंसेस हमारे पास होंगे, जिसमें कि मान लो 20 हैं, तो 20 में से 10 ऐसे हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं और 10 ऐसे हैं जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, तो दो ग्रुप में उनको रख दिया. तो ठीक वैसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी ग्रुप में रखा जाता है. मेटल्स के ग्रुप में उनको रखा जाएगा जो मेटल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, या मेटल के जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उन्हें फुलफिल करती है. ऐसे ही नॉन मेटल में उन्हें रखा जाएगा जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को फुलफिल करते हैं, है ना. तो अब आप कहेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो ये सारी चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है. मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज से आप इजीली पहचान पाएंगे कि मेटल किसे कहते हैं और नॉन मेटल किसे कहते हैं. ओके,
रिकॉल द लस्टर, लस्टर जिसे कि चमक हम कहते हैं, एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है, जैसे कि जो बाहर से, फिजिकल मीन्स बाहर से दिखाई देने वाला, फिजिकल अपीयरेंस। जैसे कि हम किसी की हाइट की बात करते हैं, हाइट में दिखाई दे रही है ना वो कितना बड़ा है कितना छोटा है। हम किसी के कलर की बात करते हैं, हम किसी की आईज की बात कर रहे हैं, तो बाहर से दिखाई दे रहा है ना, तो ये क्या हो गया उसका फिजिकल कैरेक्टर या फिजिकल प्रॉपर्टी उसे हम कह देंगे। तो ऐसे ही अब मेटल्स में तो हाइट, आईज, एयर्स, नोज की बात हम नहीं कर सकते हैं ना, तो मेटल्स में क्या होगा उसकी चमक, लस्टर मीन्स चमक, उसके चमक की बात करेंगे। एंड हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स कितना हार्ड वो है उसकी बेसिस पे हम बात करते हैं। तो फिजिकली हमें पता चल रहा है, जो चीज हमें फिजिकली बाहर से देखने में जो पता चलता है उसे हम क्या कह देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। Here physical properties of metals and non metals। तो metals की और non metals की physical properties क्या होती हैं, हम इसके बारे में बात करते हैं, चलिए और जानते हैं। तो बोल रहा है, हैव यू एवर सीन अ blacksmith beating an iron piece or an article made up of iron like spade, shovel, eggs। तो ये आपने, blacksmith means लोहार, कभी आपने लोहार को देखा है कि वो कैसे एक लोहे के पीस में मारता है, और मारने से मतलब कैसे वो बीट करता है और कैसे वो अलग अलग शेप उस आयरन को दे देता है, उस लोहे को अलग अलग टाइप का शेप देता है। जैसे कि स्पेड मीन्स कुदाल, कुदाल आपने अपने घर में देखी होगी, जिससे कि खेतों में काम करते हैं, खेतों में जो छोटी छोटी घास होती है उससे निकाली जाती है, स्पेड कहा जाता है उसे। सोवेल, सोवेल मीन्स क्या होता है, बेलचा जिसे हम बोलते हैं ना, बेलचा, वो देखा होगा आपने, इसे सोवेल कहा जाता है। एक्स तो आपको पता है, कुल्हाड़ी एक्स को कहा जाता है। तो ये अलग अलग शेप कैसे बनते हैं, सभी तीनों ही अलग अलग शेप के होते हैं ना, लेकिन ये बने किससे रहते हैं, आयरन से, यानी कि लोहे से। तो कभी आपने देखा है किसी लोहार को वो कैसे उसको बीट करके, कैसे मार मार के उसका शेप चेंज करता है, या कैसे उसे हीट करके पहले सॉफ्ट करता है और उसके बाद उसे मार के मन चाहा शेप जैसा उसको चाहिए, जो भी टूल्स उसने बनाने हैं उस हिसाब से वो क्या कर देता है, उसे अपने डिजायर शेप में चेंज कर देता है। ओके, तो डू यू फाइंड चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग। तो क्या आपको, जब आप उसको देखते हैं, तो क्या आपको मारने के बाद कोई चेंज उनमें नजर आता है, उन आर्टिकल्स में चेंजेस नजर आते हैं। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ वी ट्राई टू बीट अ पीस ऑफ अ कोल। तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर आप कोयले के एक पीस को वैसे ही पीटो, वैसे ही मारते रहो जैसे कि आप एक आयरन को मारते हैं, जैसे कि एक ब्लैक स्मिथ आयरन को बीट करता है और उसके बाद मनचाहा शेप मिलता है। तो आपने कोयला तो सबने देखा है ना, क्या आपको लगता है कि अगर हम कोयले को ऐसे बीट करेंगे तो वो भी हमारे मनपसंद शेप में आ जाएगा? ऑब्वियसली नो, नहीं ना। आप एक बार मारेंगे वो बिल्कुल पाउडर हो जाएगा। तो कोल की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, यानी कि कोयले की तो ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब कि आयरन अलग ग्रुप में आएगा और कोल क्या आएगा, दूसरे ग्रुप में आएगा, है ना। दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है ना। तो लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। तो बेटा एक्टिविटीज़ तो शायद हो नहीं पाएंगी, लेकिन हम जानते हैं कि एक्टिविटी में है क्या, यहाँ पे तो हम कर नहीं सकते ना। तो टेक अ स्मॉल आयरन नेल, एक छोटा सा आयरन नेल मीन्स कील जिसे हम कहते हैं, वो लीजिए। अ कोल पीस, एक कोयले का पीस लीजिए। अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, एक एल्यूमिनियम का तार लीजिए। एंड अ पेंसिल लीड, पेंसिल लीड मीन्स दिस पोर्शन, ओके, ग्रेफाइट का जो बना हुआ रहता है, इस जो ब्लैक पार्ट है जिससे हम लिखते हैं, इसे पेंसिल लीड कहा जाता है। बीट द आयरन नेल, ये कौन कौन सी चीजें लेनी है, एक कील लेनी है, एक कोयला लेना है, एक एल्यूमिनियम का वायर लेना है और एक पेंसिल की लीड आपने लेनी है, ठीक है। बीट द आयरन नेल विथ अ हैमर, एक हथौड़ा पकड़िए, देखिए हथौड़ा आपको दिखा रखा है, और आयरन नेल को मारिए, हथौड़े से आयरन नेल को पीटिए, ठीक है, मारिए इसमें। बट टेक केयर दैट यू डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस। तो आराम से आपने करना है, कुछ इस तरीके से कीजिए कि आपको कोई हर्ट ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पकड़ के किया है और हैमर आपके हाथ में आ जाए, तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। केयरफुली आपने हैंडल करना है और अपने एल्डर्स की प्रेजेंट में ये करना है। ओके, ट्राई टू हिट हार्ड, तो कोशिश कीजिए कि आप जोर जोर से इसमें मार रहे हैं। ओके, हिट हार्ड द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, ऐसे ही एल्यूमिनियम
के वायर को भी मारिए। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस, ऐसा ही कोयले के पीस के साथ भी कीजिए। मारना किससे है? हैमर से। हैमर मीन्स हथौड़ा, ओके, इससे मारना है। एंड पेंसिल लीड के साथ भी ऐसे ही कीजिए। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन 4.2, तो आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिले आपको इस टेबल में फिल करने। तो आई होप कि आप सभी के पास एल्यूमिनियम वायर आपके आसपास होगा ही, कोल का पीस तो होता ही होता है, ठीक है, आयरन नेल कील सबके घर में होती है, पेंसिल की लीड तो खैर होगी ही होगी, हैमर भी होगा। तो आप ट्राई कीजिए, इनसे मारने की कोशिश कीजिए। अगर हैमर नहीं है तो कोई भी ऐसा हार्ड सब्सटेंस लीजिए जिससे कि आप ये एक्सपेरिमेंट कर सको, ठीक है, जो कि जिससे आप पीट सको। तो कुछ इस तरीके का लीजिए और उसके बाद आपने ये टेबल फिल करनी कि आयरन नेल में करना क्या है। ऑब्जेक्ट और मटेरियल आपको दिया है, चेंज इन शेप, फ्लैटेंस, ब्रेक इनटू पीसेस। तो मीन्स कि वो फ्लैट हो जा रहा है या अपना शेप चेंज कर रहा है या टूट जा रहा है पीसेज में, छोटे छोटे पीसेज में टूट जा रहा है, वो आपने लिखना है, ठीक है। आयरन नेल में क्या हो रहा है आपने यहाँ पे फेल करना है। कोल पीस तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या हो जाएगा, ब्रेक्स इनटू पीसेस, यहाँ पे आप लिख देंगे ब्रेक्स इनटू पीसेस। ऐसे ही आपने एल्यूमिनियम वायर के साथ करना है, ऐसे पेंसिल की लीड के साथ करना है, और जो ऑब्जर्वेशंस आपको मिलते हैं आप इसमें फिल कर दीजिए, ओके। और फिल करने के बाद मुझे सेंड भी कीजिए, ओके, मैं देखूंगी कि आप लोगों ने किया है या नहीं किया। नाउ नेक्स्ट, यू शो द शेप ऑफ द आयरन नेल एंड द एल्यूमिनियम वायर चेंज ऑन बीटिंग। आप देखोगे, जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे कि जो कील है और जो एल्यूमिनियम की जो वायर है, जब उसको बीट किया जाता है तो उनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, मीन्स कि वो अपना शेप चेंज कर देते हैं। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स। और अगर हम इसको और ज्यादा बीट करें ना, और ज्यादा हार्डर, मतलब जोर जोर से और ज्यादा जोर से इसको बीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये अपनी एक शीट में चेंज हो जाएंगे, फिर और ज्यादा चेंजेस इसमें आ जाएंगे, ठीक है। यू माइट बी फैमिलियर विथ सिल्वर फॉयल यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपने सिल्वर फॉयल जरूर देखा होगा, जो कि स्वीट्स को यानी कि मिठाइयों को सजाने के लिए यूज किया जाता है। आपने मोस्टली ना ये देखने को मिलता है काजू कतली वगैरह में हमें देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे ये मिठाई है तो इसमें एक चमकदार चीज होती है, चमकता है ना वो, तो वो क्या होता है बेटा, वो सिल्वर फॉयल होता है, ठीक है, सिल्वर फॉयल होता है जिससे कि स्वीट्स को डेकोरेट किया जाता है, सिल्वर का बना हुआ होता है या सिल्वर का होता है। आपने देखा होगा, जरूर आपने देखा होगा, या अगर आपने नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम जब आप मिठाई लेने जाएं, आप स्वीट्स की शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे जो मिठाइयाँ सजा के रखते हैं वो, तो उसमें आप जरूर देखिएगा कि कैसे एक वाइट कलर की एक चमकदार परत उसमें लेयर जो होती है उस मिठाई के ऊपर होती है। अलग अलग मिठाइयों, बहुत सारी मिठाइयों में ये होती है, जैसे कि बहुत सारी आप जितनी भी वहाँ पे डेकोरेट की होंगी उसमें आपको दिखाई देगा वो, तो आप उसे गौर से देखिए, वो क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है। तो यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विथ एल्यूमिनियम फॉयल यूज फॉर रैपिंग फूड। आपने एल्यूमिनियम फॉयल भी देखा होगा जो कि फूड को रैप करने के लिए यूज किया जाता है, आप लोग भी करते होंगे। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच they can be beaten into thin sheets is called malleability। तो ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो कि उनको बीट करने के बाद एक पतली सी शीट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उसे मेलिएबिलिटी कहा जाता है। मेलिएबिलिटी को अगर हम बोलें हिंदी में तो एक लचीलापन हम कह सकते हैं, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, एक शीट में, बिल्कुल एक मेटल के शीट में कन्वर्ट हो जाती है, उसे मेलिएबिलिटी कहा जाता है। लेकिन ये मटेरियल्स को क्या बोल देंगे फिर, ऐसे मटेरियल्स जो कि मेलिएबिलिटी शो करते हैं। मेलिएबिलिटी शो करना मीन्स एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो ये क्या होते हैं, हमारे मेटल्स, यानी कि इन्हें हम धातु बोल देते हैं, ओके। तो मेटल्स की एक प्रॉपर्टी क्या है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है, मेटल्स को जब हम बीट करते हैं तो बीट करते करते जब हार्डर बीट करते हैं, बहुत ज़्यादा बीट करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आप जैसा चाहें वैसा शेप उसे दे सकते हो। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, ये एक मेटल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। एज यू मस्ट हैव नोटिस्ड मटेरियल्स लाइक कोल एंड पेंसिल लीड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जब आपने ये एक्सपेरिमेंट किया तो आपने ये जरूर देखा होगा कि जो मटेरियल जैसे कि कोयला है,
पेंसिल की लीड है, ये इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, ठीक है, इन्होंने इस प्रॉपर्टी को शो नहीं किया। कैन वी कॉल दिस मेटल, तो अब क्या इन्हें हम मेटल बोले हैं, उन्होंने तो मेलेबिलिटी शो ही नहीं करी, उन्होंने तो ये प्रॉपर्टी शो ही नहीं करी, वो तो टूट गए। तो अब इसको क्या बोल देंगे, फिर इन्हें क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आप बस इतना मुझे बताइए कि कैन वी कॉल दिस मेटल्स, इन्हें मेटल कहेंगे या नहीं कहेंगे, येस और नो, ठीक है। तो आपने ये बताना है। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल एंड नॉट गेट हर्ट, क्या आपने कोई ऐसा मेटल का बना हुआ पैन पकड़ा है, पैन मीन्स फ्राई पैन हो सकता है, कुछ भी किचन में जो यूटेंसिल है आपके, जिसमें कि ना ही प्लास्टिक का हैंडल है, जिसमें हैंडल प्लास्टिक का नहीं है और ना ही लकड़ी का है, ठीक है। तो क्या आपने जब उसको गर्म किया था आपने, यानी कि हॉट मेटेलिक प्लेट बोल रहा है ना, आपने गैस में रखा था, आप उसमें कुछ पका रहे थे, कुछ बना रहे थे, तो लेकिन उसका जो हैंडल है ना, उसका हैंडल ना ही लकड़ी का बना हुआ है और ना ही प्लास्टिक का बना हुआ है, और आपने पकड़ा और साइड में रख दिया, क्या आपका हाथ जला, क्या आपका हाथ नहीं जला, ठीक है। आपने कभी ऑब्जर्व किया तो शायद आपका, फिर बोल रहा है वुडन एंड नॉट गेट हर्ट, परहैप्स नो नॉट, व्हाई, try to list some other experiences in which the wooden or plastic handle protect you from being hurt while handling hot things। तो बिना प्लास्टिक और वुडन हैंडल के आप अगर नहीं हर्ट हुए हो तो आप गलत सोच रहे हो। मीन्स कि वो बोल रहा है कि क्या आपने हॉट मेटलिक पेन को पकड़ा जो कि बिना प्लास्टिक और वुडन हैंडल के था और आप जले नहीं, ऐसा हुआ या नहीं हुआ, आप जरूर, आपका हाथ जला होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि आप याद कीजिए, आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा है, आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब भी आप किसी भी लकड़ी की या प्लास्टिक के हैंडल से किसी चीज को पकड़ते हो, गर्म चीज को पकड़ते हो, या ऐसे ऑब्जेक्ट को आपने पकड़ा है, ऐसे मटीरियल्स को आपने पकड़ा है जिसमें कि हैंडल प्लास्टिक का है या वुडन का है, तो उसने आपको जलने से बचाया है, ठीक है, प्रोटेक्ट किया है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस वी व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय वुड एंड प्लास्टिक। तो इन एक्सपीरियंसेस से आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, किस चीज का, कि प्लास्टिक और वुड में, यानी कि लकड़ी में और प्लास्टिक में जो हीट का कंडक्शन होता है वो कैसे होता है या क्या होता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं, क्योंकि आपने लास्ट क्लासेस में भी ये पढ़ा हुआ है, 6th-7th में आप ये कंडक्शन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, वुड और प्लास्टिक में आप कंडक्शन के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। हमने पढ़ा है, या हीट वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा, हीट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि इसमें क्या होता है, वुड और जो प्लास्टिक होते हैं उनमें इजीली हीट ट्रांसफर नहीं होती है ना, तो इसीलिए हीट ट्रांसफर नहीं होती है, तो इसीलिए जो मेटेलिक पैन होता है उसकी हीट इन तक नहीं पहुंचती है, वुड और प्लास्टिक तक नहीं पहुंचती है, तो इसलिए पूरा पैन तो गर्म रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर उसके हैंडल को पकड़ के साइड रखते हैं तो वो गर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल कुकर आपने देखा होगा ना, जब उसमें चावल बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं तो बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन उसके हैंडल को हम इजीली उठा के साइड में रख देते हैं। क्यों, क्योंकि उसका जो हैंडल के बाहर जो कवरिंग है ना वो प्लास्टिक की है, और प्लास्टिक हीट को अलाउ नहीं करता है, प्लास्टिक कभी भी हीट को अपने ऊपर अलाउ नहीं करता है, उसमें हीट का कंडक्शन नहीं होता है, तो वो गर्म नहीं होता है और उठा के हम उसे इजीली साइड रख देते हैं ना। ये तो आपने एक्सपीरियंस किया होगा काफी बार। तो आगे देखते हैं, यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज स्क्रू ड्राइवर। आपने हमेशा, स्क्रू ड्राइवर आपको पता है ना क्या होता है, पेचकस इसे कहा जाता है बेटा, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिशियन पेचकस का यूज करता है ना, ये तो सभी ने देखा है। आपके घर में कभी कोई इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई होगी, आपके घर में भी होगा पेचकस, तो छोटी मोटी चीजों के लिए चाहिए होता है, तो आपने देखा होगा कि ऐसे इलेक्ट्रिशियन भी स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ हैंडल डज इट हैव, कैसा हैंडल होता है उसमें, एंड व्हाई, क्यों होता होगा। आपने देखा होगा कि ब्लैक कलर का या थोड़ा अलग प्लास्टिक का और ट्रांसपेरेंट टाइप आपने देखा होगा ना, हैंडल हमेशा वैसे ही रहता है उसका, तो क्यों जरूरत है, अगर जब हम ऊपर वाला पार्ट आयरन का बना रहे हैं या ऊपर वाला पार्ट किसी और चीज का बना रहे हैं, तो क्यों प्लास्टिक की जरूरत पड़ती है, क्यों वुड की जरूरत पड़ती है हैंडल बनाने के लिए, तो ये हमने जानना है। तो आई थिंक आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ लिया है, तो इसका आंसर भी आपने निकाल ही लिया होगा। आई होप कि आपको आ गया है, अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो। उसके बाद भी हम चलिए देखते हैं कि होता क्या है, ठीक है। एक्टिविटी 4.2 की तरफ हम बढ़ते हैं। तो रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। तो हम आपने रिकॉल करना है एक इलेक्ट्रिक सर्किट को। आप जब क्लास 6th में थे ना बेटा, क्लास 6th में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, किसके रिगार्डिंग आपने किया होगा,
इलेक्ट्रिक सर्किट आपसे बनाने के लिए कहा गया होगा। आपकी एक एक्टिविटी है उसमें जिसमें कि आप इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए आपको कहा जाता है, और आप उसमें जैसे आपने इलेक्ट्रिक फैन बनाए होंगे, इलेक्ट्रिक हीटर की वर्किंग दिखाई होगी, और ऐसे बल्ब ग्लो करते हुए आपने दिखाया होगा, है ना। तो रिकॉल कीजिए उसको, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में पास होती है उसे रिकॉल कीजिए। तो वही आपको कहा गया है कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जाता है, कि इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हो रही है या नहीं हो रही है। ये वाला तो आपने बहुत सारे बच्चे करते हैं, लास्ट क्लास में किया भी था। तो यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यहाँ से एक सेल या बैटरी लगा देते हैं, वायर जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, बल्ब ग्लो करने लगता है ना। ये एक्टिविटी तो आप सभी ने की है। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट, उसे चेक करने के लिए हम ये करते हैं। यू माइट हैव परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी विथ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन क्लास 6। तो बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के साथ आपने क्लास 6 में एक्टिविटी की होगी। रिपीट द एक्टिविटी with the materials mentioned in table 4.2 टेबल 4.3 टेबल 4.3 में आपको कुछ मटेरियल दिए हैं, जैसे कि आयरन रॉड या आयरन नील, आप कुछ भी ले लीजिए। आयरन की रॉड है आपके पास तो अच्छी बात है, आयरन की रॉड नहीं है तो उससे भी चल जाएगा, आयरन नील से भी चल जाएगा। ओके, सल्फर अगर आपके पास है तो आप यूज कीजिए। कोल का यानी कि कोयले का पीस है, कॉपर वायर है। तो आप अब आपने 6th में तो आपने बल्ब वगैरह यूज किया होगा या अदर चीजें यूज की होंगी, कुछ भी आपने यूज किया, लेकिन अभी आपके कहा जा रहा है कि अगर आपके पास ये 4 चीजें अवेलेबल है तो 1 बाय 1 इनसे क्या कीजिए, आप चेक कीजिए, ठीक है। इस एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मटेरियल्स इनटू गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। तो इसमें से आपने क्या करना है, इनको ऑब्जर्व करना है और इनको ग्रुप में रखना है। कैसे, किस ग्रुप में, गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर। और बेटा आप लास्ट क्लासेस में गुड कंडक्टर एंड पुअर कंडक्टर के बारे में भी पढ़ के आ चुके हैं। गुड कंडक्टर आपने किसे कहा था, ऐसे मटेरियल्स जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी या हीट इजीली पास हो जाती है उन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है। हीट पास होगी तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी पास होने का मीन क्या है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे, अगर हम नॉर्मली, मैं आपको जर्नल लैंग्वेज में समझाऊं, नॉर्मल में समझाऊं, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे आपको करंट लगता है ना, जिनको छूने, जिनको पकड़ने से, या जैसे एक तो हम भी तो क्या है, गुड कंडक्टर है ना इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि हमें करंट लगता है। और हम, जैसे हमसे कहा जाता है कि अगर आपके पैर गीले हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स वगैरह को टच ना करे, इसका मीन्स क्या हुआ। और क्या कहा जाता है, गीली लकड़ी या हरी जो लकड़ी है उससे ना टच करें। तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो उसमें कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अलाउ करती है कि आप मटेरियल्स, आप आयंस का ट्रांसफर करो, तो उसे क्या कह दिया जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ऑन द अदर हैंड, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, और जैसे आपने देखा होगा अगर कभी किसी को करंट लग जाता है तो क्या करते हैं, रबड़ वाली चीजें, जैसे रबड़ की जो चप्पल है, इस टाइप की चीजों का यूज किया जाता है ना छुड़ाने के लिए। और सूखी लकड़ी है, इनका यूज किया जाता है, वुड है। तो ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इन्हें इंसुलेटर भी कहा जाता है, जिनसे हीट पास नहीं होती है या बहुत कम हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है। तो आपने यही ऑब्जर्व करना है। अगर जब आपने आयरन नेल लगाया, आयरन नेल लगाने के बाद आपको लगा कि इलेक्ट्रिसिटी उससे पास हुई, तो आप इसमें लिख देंगे गुड कंडक्टर। सल्फर लगाने के बाद, अगर आप सल्फर का यूज करने के बाद, सल्फर के साथ एक्टिविटी करने के बाद अगर आपको फील हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई, तो आप यहाँ पे पुअर कंडक्टर लिख देंगे। ऐसे ही कोल पीस के साथ और कॉपर वायर के साथ भी आप करने वाले हैं, ठीक है। और आई नो कि बिना एक्टिविटी करे आप इतना पढ़ के आ चुके हो 6-7 क्लास में कि आपको पता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये एक्टिविटी आप कीजिए, ये आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगी। और आप क्या करेंगे, ये एक्टिविटी करने के बाद इनकी पिक्स क्लिक करके आप मुझे कमेंट्स में भेजने वाले हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं देखूंगी कि आप लोगों में से कौन कौन ये एक्टिविटी कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये टेबल मीन्स, फिर उसके बाद टेबल की भी आप मुझे क्या करेंगे, फोटो खींच के भेजेंगे और टेबल फिल करके। अगर आपको लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इससे तो गुड कंडक्टर, इससे नहीं होती है तो बैड कंडक्टर, जो भी है, जो जो ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलते हैं, जो जो ऑब्जर्व आप करेंगे इस एक्टिविटी के थ्रू, आप क्या करने वाले हैं, इसे फिल करके मुझे सेंड कीजिए। ओके, यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, आप देखेंगे कि जो आयरन रॉड है या नेल है एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर, वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर। जब आप ये एक्टिविटी करेंगे तो आप
आप नोट करेंगे कि जो आयरन रॉड है, आयरन नेल है और जो कॉपर वायर है, ये तो क्या है, इनसे तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो गई, जबकि जो सल्फर पीस था या कोल पीस था उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आयरन नेल गुड कंडक्टर है, सल्फर पुअर कंडक्टर है, कोल पीस पुअर कंडक्टर है और कॉपर वायर क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कॉपर और आयरन रॉड एंड आयरन नेल से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, जबकि सल्फर एंड कोल पीस से नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पहेली को कुछ समझ आया। ओ द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वॉज टू शो दैट मेटल आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वी लर्न दिस इन क्लास 6। तो पहली कह रही है कि ओ, तो जो मतलब रिकॉल करने का मतलब ये है कि हमने जो एक्सपीरियंस किया था, हमने जो और इस एक्टिविटी का मतलब ये है कि हमने जो 6th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया था, हमने ये सारी चीज़ें जो सीखी थी, जैसे कि गुड कंडक्टर कौन है, ये देखने के लिए ये एक्टिविटी है कि मेटल्स क्या हैं, गुड कंडक्टर होते हैं किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि ये एक्सपेरिमेंट या ये एक्टिविटी कराने का मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं, है ना। तो हमें यही तो पता चला, आयरन गुड कंडक्टर हो गया क्योंकि ये मेटल है, और कॉपर जो है वो क्या है, कॉपर भी गुड कंडक्टर है, सल्फर और कोल नॉन मेटल है, तो ये क्या हो गए, बैड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर। ओके, वेयर डू यू फाइंड द यूज ऑफ एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर्स। तो हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, डेफिनेटली नॉट। तो आपने कभी देखा है या आपको कहाँ कॉपर और एल्यूमिनियम वायर का यूज देखने को मिलता है। आई होप आप सभी ने देखा है, आप सभी लोगों ने देखा है कि आयरन और कॉपर वायर का यूज कहाँ कहाँ होता है। थोड़ा सा दिमाग घुमाइए, तो क्या आपने कभी कोयले के तार देखे हैं? तो ऑब्वियसली नॉट, आपने नहीं देखे हैं, कोयले के तार होते ही नहीं है, क्योंकि कोयले को तो अगर आप एक बार मारोगे ना वो पूरा पाउडर पाउडर हो जाएगा, तो फिर उसका तार कैसे बनेगा, उसका वायर बनेगा कैसे, तो इम्पॉसिबल है ना। The property of metal by which it can be drawn into wire is called ductility. तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसमें which can be drawn, एक किसी भी मेटल को बीट करने के बाद या हिट करने के बाद अगर हम उसे चेंज कर देते हैं वायर के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो मेटल की एक प्रॉपर्टी है कि आप उसे क्या कर सकते हैं, वायर्स के फॉर्म में चेंज कर दे सकते हैं। तो उसे हम उसकी क्या कह देते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मीन्स भी कुछ सॉफ्ट हो जाना या लचीला ही होता है डक्टिलिटी का मीनिंग भी। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी, व्हाट इज डक्टिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से उसको हम वायर में चेंज कर सकते हैं, उसे उसकी डक्टिलिटी कहा जाता है। ओके, Have you ever noticed the difference in sound on dropping an iron sheet, plate, a metal coin and a piece of coal on the floor? तो कभी आपने नोटिस किया है कि जब हम आयरन शीट को या प्लेट को, मेटल के कॉइन को और कोयले के टुकड़े को जब हम 1 by 1 अगर फ्लोर में फेंक रहे हैं तो उनकी जो आवाज़ आती है, कभी आपने नोट किया है उनकी आवाज़ कैसी आती है? उन सब की आवाज़ क्या आपने नोट किया है कि कोयले को फेंकेंगे तो अलग आवाज़ आएगी, नोट किया होगा ना। आयरन की शीट को फेंकने के बाद कैसी आवाज़ आती है जब वो हाथ से गिर जाता है, मेटल कॉइन गिर जाता है हाथ से तो कैसी आवाज़ आती है, आपने ज़रूर नोट किया होगा, आपने ज़रूर किया होगा। इफ़ नॉट, अगर आपने नहीं किया है, यू कैन ट्राई इट नाउ, तो अभी आप उसे ट्राई कर सकते हो। ओके, डू यू नोट एनी डिफरेंस इन द साउंड प्रोड्यूस? क्या आपने नोट किया, जब आपने ये नोटिस नहीं किया था लेकिन अभी आपने ये एक्टिविटी करी और उसके बाद आपने क्या नोट किया कि इनमें किसी में साउंड अलग आ रही है, अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो रही है जब उन्हें हम फ्लोर में फेंक दे रहे हैं या फ्लोर में डाल रहे हैं ऊपर से नीचे। तो हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल? कभी आपने लकड़ी की बनी हुई घंटियां देखी हैं मंदिर में? कभी देखा बेटा, लकड़ी की घंटियां देखी हैं किसी ने? कैन यू गिव अ रीजन? नहीं देखी होंगी, क्या आप रीजन बता सकते हो इसका? सोचिए। The things made of metal produce a ringing sound when struck hard. Struck means
मारना। जब जो अब देखिए लकड़ी का क्यों नहीं बनाया जाता है, क्योंकि अगर आप एक लकड़ी को नीचे फेंकेंगे ना तो वो दूर तक आवाज नहीं प्रोड्यूस करता है, एक रिंगिंग साउंड उसकी नहीं होगी। तो यही एक रीजन है कि जो वुड है उसकी बेल्स नहीं बनाई जाती। हमारे स्कूल में जो बेल है क्या वो लकड़ी की बनी हुई है, आपने देखी है, जिससे कि आपको इंडिकेट किया जाता है कि चलिए प्रेयर का टाइम हो गया है, चलिए क्लास का टाइमिंग हो गया है। तो कभी आपने देखा कि वो लकड़ी की बनी हुई है? नहीं ना, वो किसी मेटल की बनी हुई है। इसीलिए तो इतनी, आप दूर होते हैं, आप ऊपर होते हैं, फिर भी आपको सुनाई देती है ना उसकी आवाज की, अरे बेल रिंग हो गई। तो चलो चलते हैं, जल्दी चलते हैं, है ना। तो वही, तो ये जो चीजें होती है, द थिंग्स मेड ऑफ मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक हार्ड। तो जो ऐसी चीजें जो कि मेटल की बनी हुई हैं, जब उन्हें हम जोर से मारते हैं, स्ट्रक हार्ड मीन्स जोर से मारना, जब हम उसको जोर से मारते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड, एक बजने वाली साउंड प्रोड्यूस करते हैं। सपोज यू हैव टू बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। सपोज कीजिए आपके पास सिमिलर अपीयरेंसेस वाले, सिमिलर दिखने वाले या एक जैसे सेम दो बॉक्स हैं आपके पास, और वो जो दो बॉक्सेस हैं, वन मेड ऑफ वुड, एक तो बना हुआ है लकड़ी का, एंड द अदर ऑफ मेटल, एक मेटल का बना हुआ है, एक लकड़ी का बना है, एक किसी मेटल का बना हुआ है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल बाय स्ट्राइकिंग बोथ द बॉक्सेस? तो आपको पता नहीं है कि कौन सा लकड़ी का है और कौन सा मेटल का है। तो क्या दोनों को टकराने के बाद, किसी को, इन दोनों को कहीं पे टकराने के बाद क्या आप बता सकते हो, उनकी आवाज से आप बता सकते हो कि कौन सा लकड़ी का बना हुआ है और कौन सा मेटल का बना हुआ है? यस, आप बता सकते हो, क्योंकि लकड़ी वाले की आवाज अलग होगी और मेटल वाले की एक रिंगिंग साउंड, एक बजने वाली साउंड। लास्ट तक देखा होगा ना आपने, अगर आपके यहाँ से कोई प्लेट गिर जाती है, मेटल प्लेट गिर जाती है, तो कितनी देर तक उसकी आवाज आती ही रहती है ना। अगर आप जल्दी से उसे पकड़ो ना, तो वैसे ही इसकी भी आएगी, बॉक्स की भी आएगी। तो इट मीन्स वो मेटल का बना हुआ है ना। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर ऑल्सो said to be sonorous। ठीक है, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो इन्हें सोनरस, यानी सोनरस मीन्स होता है वैसे मीठा या मधुर कहते हैं ना, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा, तो इसीलिए उसे सोनरस भी कहा जाता है, क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सोनरस इसे कहा जाता है। द मटीरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस। तो जो ऐसे मटीरियल जो कि मेटल नहीं है, मेटल के अलावा जितने भी मटेरियल्स हैं वो सोनरस नहीं होते हैं, वो आवाज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, वो रिंगिंग साउंड, नॉर्मली आवाज तो सभी प्रोड्यूस करेंगे बट रिंगिंग साउंड वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ओके, आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटीज, तो इतनी सारी एक्टिविटीज को करने के बाद वी कैन से दैट सम मटीरियल्स आर हार्ड। हम कह सकते हैं कि कुछ मटीरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्ड मीन्स मजबूत भी हम कह सकते हैं, बहुत सख्त होते हैं। एंड लस्ट्रस होते हैं, मैलिएबल होते हैं, लस्ट्रस मीन्स चमकदार, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें पता चला कि कुछ मटीरियल्स होते हैं, कुछ मटीरियल्स की प्रॉपर्टी है कि वो हार्ड होते हैं, वो लस्ट्रस होते हैं, मीन्स कि कठोर, सख्त होते हैं, चमकदार होते हैं, आवाज करने वाले होते हैं, लचीले होते हैं, और अच्छे कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, जिसमें से वो अच्छे कंडक्टर होने का मीनिंग ये है कि वो अपने ऊपर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। उनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, एक मीडियम हम उन्हें बना सकते हैं, हीट उसमें पास हो सकती है ना। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा कि कुछ मटेरियल में है। ठीक है, और यही मटेरियल्स को हम नॉर्मली क्या कह देते हैं? मेटल्स। ठीक है, यही वो मटेरियल्स हैं जो हार्ड हैं, लस्ट्रस हैं, मैलेबल है, डक्टाइल हैं, सोनरस हैं, गुड कंडक्टर हैं। तो यही वो क्या है? हमारे मेटल हैं। इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम उन्हें क्या कह देते हैं? मेटल्स कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। The materials which generally possess these properties are called metals। तो ऐसे materials जिनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टीज को जो कंसिस्ट करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं? metals। ओके, the examples of metals are iron, copper, aluminium, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो मेटल्स के एग्जाम्पल कौन कौन है? एक तो है आयरन यानी कि लोहा, कॉपर है,
एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, और भी बहुत सारे, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये भी सभी के सभी क्या हैं, मेटल्स हैं, इन्हें हम मेटल बोलते हैं। मीन्स कि ये सभी हार्ड होंगे, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज को ये शो करते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोल, जैसे कि कोल मतलब कि इन कॉन्ट्रास्ट मीन्स इसके विपरीत, अपोजिट जिसे हम बोलते हैं ना, इसके विपरीत मटेरियल्स लाइक कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट। तो कोल क्या होता है, सॉफ्ट होता है। कोयला देखा है ना कितना सॉफ्ट होता है, एक बार मारने में पाउडर हो जाता है। ऐसे ही सल्फर भी सॉफ्ट होता है। एंड डल इन अपीयरेंस, देखो जो मेटल थे वो तो बहुत चमकदार थे, लेकिन ये क्या होते हैं, डल होते हैं, दिखने में डल होते हैं, चमकदार ये नहीं होते हैं, ठीक है। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विथ अ हैमर। अगर आप हैमर से धीरे धीरे भी टैप करेंगे ना, किससे, हथौड़ी से, तो ये उसमें ही पाउडर बन जाते हैं, ठीक है। दे आर नॉट सोनरस एंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, और पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, यानी कि इनसे हीट भी पास नहीं होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती है। तो दीज मटीरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो कौन से मटीरियल है नॉन मेटल, ऐसे मटीरियल्स जो कि डल होते हैं, जिनका अपीयरेंस डल होता है, सॉफ्ट होते हैं और आवाज नहीं प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो उन्हें हम क्या कह देते हैं, नॉन मेटल्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस एक्सेट्रा। ये सभी के सभी क्या होते हैं, हमारे नॉन मेटल। कौन कौन से, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, और भी बहुत सारे होते, तो इतने भी याद कर लो तो बहुत है, ठीक है। और मेटल्स के एग्जाम्पल कौन कौन थे बेटा, मेटल्स के थे आयरन, कॉपर, चलिए मेरे साथ बोलिए, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। इतने एग्जाम्पल हमें मेटल्स के दिए हुए हैं। और नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल मेरे साथ आपने बोलना है, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, ओके। तो देखिए मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम ये भी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। आर सॉफ्ट, अब देखिए अभी तक मेटल की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि हार्ड होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे को कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर शो करते हैं, तो थोड़ा सा अलग प्रॉपर्टी वो शो करते हैं, तो एक्सेप्शन भी आप उन्हें बोल सकते हैं। बट बाकी जितनी भी प्रॉपर्टी होंगी वो सभी की सभी इसी की तरह होंगे, तो हार्ड ना होके थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और इतने सॉफ्ट नहीं होते, नॉन मेटल के जितने सॉफ्ट नहीं होते, लेकिन थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि कैन बी कट विथ अ नाइफ, एक चाकू से हम उसे ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो सॉफ्ट होते हैं और इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम उन्हें एक नाइफ से, एक चाकू से उसे हम काट सकते हैं। अब देखिए मरकरी, मरकरी भी आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, थर्मामीटर में इसका यूज पढ़ा था ना, हीट वाले चैप्टर में, याद होगा आपको, आपने 7th क्लास में आई गेस आपने पढ़ा है, मरकरी के बारे में आपने पढ़ा है कि थर्मामीटर में इसका यूज़ किया जाता है ना। थर्मामीटर क्या होता है, जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं। अगर आपको फीवर हो गया, आप कभी डॉक्टर के पास गए, या घर पे अगर आपके थर्मामीटर है तो आपके मुंह में वो इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है और थोड़ी देर कहा जाता है कि आप अपने मुंह पे इसे रखिए, और उसके बाद 1-2 मिनट बाद उसे निकाला जाता है आपके माउथ से और चेक किया जाता है टेम्परेचर की कितना फीवर है ना। उसमें क्या होता है, मरकरी होता है, पढ़ा था ना आपने। तो वही वाली मरकरी की बात कर रहे हैं। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। दीज आर एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मीन्स कि जो इनकी प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करते हैं, अपवाद इन्हें कहा जाता है, ठीक है। कहते हैं ना आप तो अपवाद हो, कभी कभी अगर सारी चीजें एक सब लोग एक चीज बोल रहे होते तो दूसरा अलग होता है, या उसकी थिंकिंग अलग होती है, तो आप एक्सेप्शन कहा जाता है। तो वही अपवाद ये हैं, कौन से, सोडियम और पोटेशियम। क्यों, क्योंकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट प्रॉपर्टी शो करते हैं, है तो मेटल लेकिन थोड़े से सॉफ्ट है, और इतने सॉफ्ट है कि चाकू से कट कर सकते हैं। बाकी अदर जो मेटल है उनको हम ऐसा नहीं करते, उनको तो हथौड़े से मारना पड़ता है अगर आपने उसे चेंज करना हो तो, है ना। दूसरा फिर उससे भी बड़ा एक्सेप्शन आया हमारा, कौन सा, मरकरी। मरकरी है तो मेटल, आता तो मेटल में है, लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड। ये तो पूरा ही लिक्विड होता है बेटा, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे,
रूम के टेम्परेचर पे ये लिक्विड की तरह बिहेव करता है, तो ये एक्सेप्शन है। अब आप ये सोचोगे कि जब ये लिक्विड है, जब ये सॉफ्ट है, तो फिर भी इन्हें क्यों रखा गया है, फिर भी क्यों मेटल में रखा गया है? तो बेटा सिर्फ यही प्रॉपर्टी ये शो नहीं करते हैं मेटल की, बाकी ये लस्ट्रस होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और गुड कंडक्टर हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो इसीलिए इनको मेटल वाले ग्रुप में रखा गया है, ना कि नॉन मेटल वाले में। ठीक है, ये एक्सेप्शन इनको कहा जाता है कि एक प्रॉपर्टी ये मेटल की तरह शो नहीं करते हैं, थोड़ा सा अलग शो करते हैं, बाकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज इनकी मेटल्स की तरह होती है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरह हम बढ़ते हैं, या 4.2 की तरफ हम बढ़ते हैं, जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात हमसे की गई है। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी में अभी तक तो हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बाहर से देखने में हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम जिसकी बात कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जहाँ पे हम रिएक्शंस के थ्रू लैब में जो हम एक्टिविटीज करते हैं उनके थ्रू हम बताते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटीज के थ्रू हम बताएंगे, या अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम जहाँ पे बताते हैं, वो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब भले आप मेटल की बात करो और नॉन मेटल की बात करो, तो हम यहाँ पे उन दोनों की ही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि अगर कोई मेटल या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो उस टाइम पे वो क्या बनाएगा। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि हमने ऑक्सीजन ली तो हमने क्या निकाला बेटा, सांस क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ऐसे ही अगर हम किसी भी मेटल के किसी मेटल में ऑक्सीजन मिला दें या ऑक्सीजन को साथ मिक्स उसे कर दें, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करेगा। ठीक है, क्या वो कुछ नया प्रोडक्ट बनाएगा? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। यू आर फैमिलियर विद द फिनोमिना ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा आपके आसपास अगर कोई लोहे की चीजें हैं, लोहे की चीजों को अगर आपने ऐसे छोड़ दिया थोड़े टाइम के लिए, आपने देखा होगा उसमें जंग लग जाती है। रस्टिंग मीन्स या रस्ट मीन्स होता है जंग। ठीक है, ब्राउनिश रेडिश ब्राउनिश कलर का आपने देखा होगा, एक लेयर उसमें चढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कह देते हैं, रस्ट, जंग कहते हैं। और जब आप इसको खरोच के निकालते हो तो कभी कभी वो निकलता भी है ना। तो रिकॉल द रिएक्शन बाय विच रस्ट इज फॉर्म। तो रिकॉल कीजिए वो रिएक्शन, आप ये भी पढ़ के आ चुके हो, रिएक्शन को याद कीजिए कैसे रस्ट का फॉर्मेशन होता है। आपने पढ़ा था कि जब भी ऑक्सीजन से या एयर से कोई आयरन या ये भी रिएक्शन करता है, कोई मेटल रिएक्शन करता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, वो जंग लगना उसमें शुरू हो जाता है। और उसके लिए हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, उनमें पेंट कर देते हैं, है ना, उसको रोकने के लिए। तो यू हैड ऑल्सो परफॉर्म इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। आपने क्लास 7th में एक एक्टिविटी की होगी स्कूल में, जहाँ पे आपने देखा था कि मैग्नीशियम का जो रिबन है, मैग्नीशियम से बना, मैग्नीशियम मेटल होता है, उसका रिबन लाइक शेप होता है, तो उसको जलाते तो एयर में जलता है, यानी कि एयर की प्रेजेंस में, हवा की प्रेजेंस में वो जल रहा था। यू हैड लर्न दैट इन बोथ द प्रोसेसेस ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। आपने इन दोनों ही प्रोसेस में पढ़ा था, आपने सीखा था कि दोनों ही प्रोसेस में ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, है ना। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, इस रिएक्शन को कंप्लीट करना है। और ये रिएक्शन क्या है, आपकी रिएक्शन है आयरन, जैसे कि हम क्या बोलते हैं, Fe। तो आयरन की रिएक्शन आपने आयरन जिसे हम बोलते हैं Fe, इसका सिंबल होता है बेटा Fe। ठीक है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2। ठीक है, प्लस वाटर, वाटर का सिंबल क्या होता है, H2O। मीन्स कि ये हम इन तीनों को एक साथ मिक्स कर रहे हैं या इन तीनों की रिएक्शन करवा रहे हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट क्या मिलेगा, क्या होगा। तो हमने पढ़ा कि यहाँ पे ऑक्साइड बनता है। तो जब भी हम इनकी रिएक्शन, अब रिएक्शन कैसे बनती है तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे ना तब आप पढ़ेंगे। लेकिन होगा क्या, हम एक आयरन का पीस लेंगे और उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देंगे और उसे हम हवा में खुला छोड़ देंगे। हवा में खुला छोड़ेंगे तो कौन सी गैस मिलेगी, उसे ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो वो ऑक्सीजन उससे रिएक्शन कर जाएगी और ये यहाँ पे को एक नया यहाँ पे एक फॉर्मेशन करती है एक नए कंपाउंड का, जिसे हम कहते हैं Fe2O3।
3 और Fe2O3 को कहा जाता है फेरिक ऑक्साइड। और ऑक्साइड क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ गया, आया ना ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या कह देते हैं? फेरिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम आयरन की रिएक्शन, आयरन को अगर हम हवा में छोड़ देंगे तो वो नमी जो एनवायरनमेंट से उसे नमी मिलेगी, या जो वाटर जैसा उसे मॉइस्चर उसे मिलेगा, मॉइस्चर कहा जाता है नमी को, जो मॉइस्चर मिलेगा वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन कर जाएगा और रिएक्शन करने के बाद एक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कह देते हैं। और फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आपसे कहा गया है, ये आप करके आ चुके हो, ठीक है, लास्ट क्लासेस में आप करके आ चुके हैं। मैग्नीशियम जिसका सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन जिसका सिंबल O2 होता है। जब इन दोनों की रिएक्शन हम करवाते हैं तो क्या मिलता है, चलिए देखते हैं। तो मैग्नीशियम की जब हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम को हम शो करते हैं Mg से, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन को हम O2 से डिनोट करते हैं, तो ये क्या बनाता है? ये हमारा बनाएगा क्या? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे कोई बनाएगा 2MgO, तो बेटा ये कैसे 2-3 कैसे आ रहा है ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं, आपके हायर क्लासेस में आएगा। बस इतना जानिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन ये करता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ऑक्साइड बन रहा है, हमने बात करी ना, तो अब क्या बन गया फिर? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? MgO। और ऊपर जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर ने आपस में रिएक्शन किया था तो क्या बनाया था? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए थोड़ा और जानने के लिए हम एक्टिविटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 4.3। ओके, लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो चलिए चेक करते हैं नेचर में, नेचुरली जो जंग लग जाता है किसी भी आयरन में, किसी भी लोहे की चीज में जंग लग जाता है, कब? जब वो ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन कर जाता है। तो इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके आसपास कुछ जंग जैसी कोई चीज कहीं किसी में लगी हुई है तो उसे खरोच के थोड़ा सा निकाल लीजिए। तो कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजोल्व इट इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। तो आपने क्या करना है? थोड़ा सा जंग निकालिए कहीं से अगर आपको मिल रहा है तो, और उसको थोड़ा सा पानी में, बहुत कम पानी में उसे आप मिक्स कर दीजिए, ठीक है। You will find that the rust remains suspended in water। आप देखेंगे कि ये जो रस्ट था वो क्या रहता है? वैसे ही वाटर में रह जाता है। शेक द सस्पेंशन वेल। अब जो ये सस्पेंशन मिला इसे आपने क्या करना है, या जो आपका मिक्सचर जो आपको मिला है उसे शेक करना है, हिलाना है, ठीक है। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो अभी घर में तो आप कर नहीं सकते क्योंकि लिटमस पेपर आपके पास होगा नहीं। लिटमस पेपर हमें लेबोरेटरी में मिलता है। चलिए मैं थोड़ा सा लिटमस पेपर के बारे में आपको बताती हूँ, आपसे क्यों लिटमस पेपर होता क्या है, ठीक है। तो लिटमस पेपर का यूज आपसे क्यों कहा गया है? टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर्स। तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर के बारे में से आपने उसे टेस्ट करना है, ठीक है। तो रेड और ब्लू लिटमस पेपर छोटे छोटे पेपर जैसे ही होते हैं, ठीक है। एक रेड होता है और दूसरा ब्लू होता है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है ना, रेड लिटमस पेपर को अगर आप एक ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे, रेड लिटमस पेपर को अगर आप एक ऐसे सॉल्यूशन में डालेंगे, या ब्लू लिटमस पेपर को आप सॉल्यूशन में डालेंगे, तो वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है ना, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करता है कि इन लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो एसिड है, एसिड क्या करता है ना, एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देता है किसमें? रेड लिटमस पेपर में। आप इसको कैसे लर्न कर सकते हैं ना, एसिड क्या होता है? डेंजरस होता है ना। एसिड को आपको टच करने के लिए, दूर रहने के लिए कहा जाता है एसिड से। तो और डेंजर का साइन किससे इंडिकेट किया जाता है बेटा? रेड से,
रेड से ही तो शो किया जाता है ना, जहां पे भी आप देखेंगे कि डेंजर लिखा हुआ है तो वहां पर रेड कलर होगा। तो वही उसी को लेके समझिए कि जहां पर एसिड होगा वहां पे अगर आप ब्लू लिटमस पेपर का यूज करते हो तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। मीन्स कि जैसे ये कंटेनर है, इसमें एसिड मैंने डाला हुआ है और इस एसिड में मैंने डिप कर दिया किसको, इस ब्लू लिटमस पेपर को। तो ये ब्लू लिटमस पेपर जितना उसमें डिप हुआ है, जितना उसमें डूबा हुआ है, उतना पार्ट उसका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। तो ऐसा ही आपने इसमें भी चेक करना है। जब ये सॉल्यूशन आपका बन जाएगा तो उसके बाद इसको रेड और ब्लू लिटमस पेपर दोनों से आपने क्या करना है, चेक करना है। देखिए ये है रस्ट का सस्पेंशन है दोनों जगह और रेड लिटमस पेपर का इसमें यूज किया गया है और ये रस्ट है। ठीक है, तो टेस्टिंग द नेचर ऑफ रस्ट, रस्ट का नेचर हम चेक कर रहे हैं कि कैसा होता है। ठीक है, तो ये हम लेबोरेटरी में कर सकते हैं क्योंकि आई नो आपके पास लिटमस पेपर तो है नहीं। डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, तो क्या कॉपर भी आयरन की तरह क्या कॉपर भी में भी जंग लगता है। आई हैव सीन अ ग्रीनिश डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल, तो पहली कह रही है कि मैंने ग्रीन कलर का डिपोजिशन देखा है कॉपर वेसल की सरफेस में। तो सोचिए क्या कॉपर वेसल में भी ऐसा होता होगा, उसमें भी जंग लगता होगा। तो चलिए जानते हैं। तो बोल रहे हैं व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब कॉपर की बनी हुई कोई चीज को लंबे टाइम तक अगर एयर की प्रेजेंस में, ऐसी एयर की प्रेजेंस में जहाँ पे मॉइस्चर हो, वहां अगर उसे छोड़ा जाए तो इट एक्वायर अ डल ग्रीन कोटिंग, तो उसमें क्या आ जाती है, एक हल्की सी, बहुत हल्की लाइट डल ग्रीन कलर की कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है। ठीक है, द ग्रीन मटीरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, तो वो जो ग्रीन मटीरियल होता है वो किसका मिक्सचर होता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और कॉपर हाइड्रोक्साइड क्यों बना, क्योंकि वहां पे कॉपर था, है ना, कॉपर का वेसल बना हुआ है और उसको हमने किसकी प्रेजेंस में छोड़ा है, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में। ऐसी हवा जिसमें कि नमी है, जिसमें मॉइस्चर है, वैसी हवा में छोड़ा हुआ है, तो उसने कॉपर हाइड्रोक्साइड बना दिया। कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Cu। अब इसे कैसे पढ़ते हैं बेटा, Cu, अब देखिए एक ब्रैकेट ये है और फिर एक और ब्रैकेट है ना, तो इसे कैसे पढ़ा जाता है, Cu मीन्स कॉपर, OH होल ट्वाइस, 2 है ना नीचे, तो इसे होल ट्वाइस कह दिया जाता है, CuOH होल ट्वाइस। OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। ओके, CuOH होल ट्वाइस का मीनिंग क्या हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड। और दूसरा क्या बनाता है, एंड कॉपर कार्बोनेट। तो जो मिक्सचर हमें मिलता है, ग्रीन मटेरियल का जो मिक्सचर मिलता है, उसमें कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट होता है। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला Cu, कॉपर को क्या कहा जाता है, Cu, और कार्बोनेट को कहा जाता है Cu3। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O होता है ना, वैसे ही कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो उनके भी फॉर्मूले होते हैं। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CuOH होल ट्वाइस और कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CuCO3, जहाँ पे Cu होता है कॉपर और कार्बोनेट होता है CO3। ऐसे ही यहाँ पे कॉपर है Cu, हाइड्रोक्साइड है OH या OH होल ट्वाइस। ओके, द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। रिएक्शन कैसी होती है, देखो 2Cu प्लस H2O प्लस CO2 प्लस O2, यानी कि कॉपर, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके मॉइस्ट एयर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, तो यानी कि कॉपर, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एक साथ मिक्स हो गए तो इन्होंने किसका फॉर्मेशन कर दिया, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड इज CuOH होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट इज CuCO3। ओके, तो ये फॉर्मेशन उसमें मिला हमें। ओके, तो नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। तो याद कीजिए उस एक्टिविटी को जब आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था या बर्न किया था। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम, एश मीन्स राख हम कह सकते हैं। तो जलाया होगा तो ठीक है, उसका जो भी रेसिड्यू होगा वो मिला होगा तो उसे हमने एश कह दिया। ठीक है, तो द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिसॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक बेसिक नेचर। तो जो एश मिला था वो उसका आपने क्या किया होगा, उसको थोड़े से पानी में डाला और उसके बाद आपने आपकी टीचर ने या जो जब भी आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा तो उस टाइम पे आपसे पूछा, उस टाइम पे क्या किया होगा, जो ये राख मिली होगी मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो राख मिली होगी उसको थोड़े से पानी में डिसॉल्व करना, मतलब मिक्स कर देना या डाल देना। ठीक है, डिसॉल्व किया गया होगा और फिर लिटमस पेपर का यूज करके वो एसिडिक है या बेसिक है इस बात को चेक किया होगा।
ठीक है, तो कहा गया कि इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। जब टेस्ट किया तो सॉल्यूशन आपको कैसा मिला था, याद कीजिए। आपको क्या बताया था मैम ने, ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा, क्या बताया था, आपने क्या नोट किया था। हाउ डू यू एसर्टन दिस, आप कैसे पता लगाएंगे। एसर्टन मीन्स पता लगाना, ASCERTAIN, एसर्टन मीन्स होता है पता लगाना, ठीक है। तो हाउ डू यू एसर्टन दिस, आप कैसे पता लगाएंगे इसका। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, आपने ऑब्जर्व किया होगा इसमें कि जो रेड कलर का लिटमस पेपर है वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो जब रेड कलर, अब देखिए जब ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हुआ था तो तब मैंने क्या बोला था, ये एसिड होगा, एसिडिक नेचर का होगा। और जब रेड कलर का लिटमस पेपर बोला था रेड लिटमस पेपर टर्न ब्लू, जब रेड कलर का ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, बेस होगा, है ना। जब ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी डेंजर वो शो कर रहा है, इट मीन्स एसिड, है ना। हमने ऐसे याद किया था, एसिड डेंजरस होता है तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, और जबकि बेस ऐसे इतने डेंजरस नहीं होते हैं तो रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन वाला जो एक्सपेरिमेंट आपने किया था ना, उसमें आपने यही देखा था कि जब मैग्नीशियम रिबन की जो राख आपको मिली थी, जो प्रेसिपिटेट आपको मिला था, जो पाउडरी सब्सटेंस आपको मिला था, जब आपने उसको पानी में मिक्स किया था, जैसे ये एक वेसल है, इसमें आपने वाटर लिया, थोड़ा सा वाटर लिया, और ऊपर से जो मैग्नीशियम की जो राख थी, मैग्नीशियम एस जो आपको मिला था, आपने मिक्स किया, और उसके बाद आपने ऊपर से लिटमस पेपर लिया था। लिटमस पेपर जब आपने इसमें डाला तो आपने देखा कि रेड कलर का आपने डाला, ब्लू कलर डालोगे तो ब्लू ही रहेगा, ठीक है। तो रेड कलर का जब आपने डाला तो आपने देखा कि जहां पर अगर इतना पार्ट लिटमस पेपर का, ये पार्ट अगर लिटमस पेपर का इस पानी में मिक्स है तो ये पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ब्लू में कन्वर्ट हो गया मीन्स ये क्या है, एक बेसिक नेचर को वो शो करता है, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन कलर नेचर, ठीक है। जैसे कि यहां भी आपको क्या मिला होगा, बेसिक ही मिला था, तो वैसे ही आपने देखा होगा कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, यानी कि MgO जो हमें मिला, वो भी बेसिक नेचर का होता है। इन जर्नल मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम केमिकल नेचर की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो जो मेटल होते हैं, मेटल से बने हुए जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद जो ऑक्साइड बनते हैं, वो ऑक्साइड कौन से नेचर के होते हैं, वो बेसिक होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के वो होते हैं। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। अगर हम देखें कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, और नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या करते हैं, क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो एसिड होते हैं या बेस होते हैं, तो इनको हम कैसे जानेंगे, या इनके बारे में हम कैसे इनके बारे में हम रिकॉल करेंगे, या कैसे इनका एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या किया है, हमने मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में थोड़ा सा हमने आइडिया लिया, हमें पता था, थोड़े बहुत से हम फेमिलियर थे, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर, कुछ मटेरियल से हम फेमिलियर थे, उनके बेसिस पे हमसे कहा गया कि आप इसको फिल कीजिए। तो अब आई थिंक आधा चैप्टर या थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद भी आप इसे फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें, ये सभी के बारे में हमने पढ़ लिया है, उनके फिजिकल अपीयरेंसेस के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। तो अब उसके बाद बोला गया कि इनके अलावा आप किसी मेटल के नेम बता सकते हैं, क्योंकि टेबल में मेटल और नॉन मेटल आपको दोनों ही दिए गए हैं, ठीक है। कुछ मेटल है और बचे हुए क्या है, नॉन मेटल हैं। और हमने बात करी थी लस्टर और हार्डनेस नाम की दो फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमने लास्ट क्लासेस में हम पढ़ के आए थे, जहाँ पे लस्टर का मीनिंग होता है चमकदार या चमक, हार्ड तो आपको पता ही है सख्त मजबूत होना। फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें अलग अलग एक्टिविटीज करी। उन सारी चीज़ों के बाद हमें, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने के बाद हम एक कंक्लूजन में पहुंचे कि ये जितनी भी एक्टिविटी हमने करी थी, जो मेटल होते हैं या कुछ मटीरियल्स होते हैं जो कि हार्ड, लस्ट्रस, मैलिएबल, डक्टाइल, सोनरस और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मीन्स कि मजबूत होते हैं, चमकदार होते हैं, रिंगिंग साउंड उनमें आती है, लचीलापन उनमें होता है। तो
और सबसे बड़ी बात, वो अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब कि अलाउ करते हैं खुद पे अपने ऊपर, हीट को भी अलाउ करते हैं, हीट भी आने देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी उनसे फ्लो हम करवा सकते हैं। तो हमने कहा कि इस टाइप के जो मटेरियल्स होते हैं ना, ऐसे मटेरियल्स को हम कह देते हैं क्या, मेटल्स। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमने दूसरे टाइप के मटेरियल्स पढ़े, हमने कहा कि ये मटेरियल्स तो ठीक हैं, लेकिन जितना हमने पढ़ा उनमें कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हमें देखने को मिले, या कुछ ऐसे मटेरियल्स की भी हमने बात करी थी जो कि हार्ड नहीं होते हैं, जो रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करते, और ना ही उनमें हीट पास होती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और यानी कि वो क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो उनको हमने क्या कह दिया, नॉन मेटल कह दिया। अब ऐसा नहीं है कि नेचर में सिर्फ मेटल्स का ही यूज है, नॉन मेटल्स का यूज नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितना यूज मेटल का होता है उतना ही यूज नॉन मेटल का भी होता है। सपोज कीजिए आपके फ्राई पैन का हैंडल अगर मेटल का ही होता तो फिर आप उसे कैसे पकड़ते, कैसे आप उसे गरम हॉट पैन को आप कैसे साइड में रखते हैं अगर उसका प्लास्टिक का नहीं बना होता। अगर वो प्लास्टिक भी तो नॉन मेटल होता है ना, वुडन का नहीं बना होता, वुडन भी तो नॉन मेटल होता है। तो हम कैसे करते, ऐसे ही डेली लाइफ से लेके बड़ी बड़ी चीजों में मेटल और नॉन मेटल इक्वली हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों का कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं, दोनों का यूज जरूरी है और दोनों के दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने फिर कुछ और, हमने एक केमिकल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। हमने कहा कि जब भी मेटल रिएक्शन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो मेटल ऑक्साइड देते हैं। अब देखिए, अगर आपसे यहाँ पे कहा गया है एयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जहां पे बोल दिया, तो उसका मतलब यही होता है कि ऑक्सीजन की बात की जा रही है। ठीक है, एयर का मतलब है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन से जब वो रिएक्शन करता है या एयर से रिएक्शन करता है तो वो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि यहाँ पे फेरिक ऑक्साइड बना था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, है ना। तो उसके बाद हमने इसके एक्सपेरिमेंट किए थे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। मेटल ने रिएक्शन करी तो क्या बनाया बेटा, मेटल ऑक्साइड बनाया। अब नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल क्या बनाएंगे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए, और फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो यू कैन मैसेज मी। ठीक है, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको आंसर बता दूंगी। ठीक है, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। हैव ए नाइस डे।